दोस्तों, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम सब क्लास 6 जो पॉलिटी है, तो इन सभी क्लास 6 के जो पॉलिटी के सभी चैप्टर को आज हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर चैप्टर से संबंधित पीवाईक्यू एवं जो प्रीवियस ईयर रहेगा उन सभी को हम सब डिस्कस करते हुए चलेंगे और क्लास 6 का जो पॉलिटी है उसको पूरा पूरा ये जितना चैप्टर रहेगा पूरे चैप्टर को हम सब इस वीडियो में ख़त्म करेंगे। तो चलिए दोस्तों, और देखिए दोस्तों, जैसे कि बता दें हम कि जो सीटेट पेपर 2 एसएसटी में 60 नंबर का पूछा जाता है, 60 नंबर में जो 20 नंबर का पेडालॉजी होता है वह अधिकांशतः पूरा के पूरा पॉलिटी से ही बनते हैं। पॉलिटी अर्थात 6, 7, 8 के जो पॉलिटी होते हैं इन पॉलिटी चैप्टरों से बनते हैं। तो अपना अच्छे से पढ़िए, 20 नंबर का जो पॉलिटी बनता है यहीं से बनता है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर करना। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने पहले पाठ की तरफ। तो देखिए लिखा गया है विविधता की समझ। तो विविधता की समझ, तो देखिए लिखा गया है गैर बराबरी। पहला होता है विविधता, विविधता का मतलब होता है, तो देखिए पहला हेडिंग है कि गैर बराबरी। अब लिखा है कि गैर बराबरी का मतलब होता है कि गैर बराबरी का मतलब होता है कुछ लोगों के पास न अवसर। बहुत लोग ऐसे होता है गैर बराबरी मतलब गरीबी अमीरी और अन्य चीज में भी बोलते हैं कि ये गरीब है ये अमीर है, इसमें विविधता है। तो इस ये बात की विविधता नहीं होती है। देखिए विविधता वाकई में होती क्या है, तो बताया गया कि विविधता वही होती है गैर बराबरी। तो बताया गया कि जो लोग, बताया कुछ लोग के पास न अवसर, याद रखना अवसर, जो अवसर नहीं मिलता है उनको, कुछ लोग के पास न अवसर रहने की वजह से, न रहने की वजह से न ही जमीन या पैसे और संसाधन जो दूसरे के पास है, इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता रूप नहीं है। तो इसका कहने का मतलब ये है दोस्तों, देखिए कि जो गरीबी अमीरी है ये विविधता नहीं है, ये अलग अलग नहीं है, ये विविधता नहीं है। अगर आगे बताया गया यह लोग बीच बीच के मौजूद असमान यानी कि गैर बराबरी है। तो देखिए ये जो बताते हैं बहुत लोग कि आप अमीर हो हम गरीब है, ये विविधता है, आप भी भिन्न है हम भिन्न, ये विविधता नहीं है। अगर हमें भी बताया गया यहाँ पर, इसके पहले यहाँ पर दिखा, देखिए लिखा गया है कि अगर अवसर मिले और किसी के पास पैसा वगैरह रहे वो भी बराबरी कर सकता है। तो ये जो विविधता होता है गरीबी अमीरी वाली, ये विविधता नहीं होता, यह गैर बराबरी है, अर्थात हम आपके बराबर नहीं हैं। तो इस पॉइंट को याद रखना, बहुत बार ये स्टेटमेंट में पूछकर आप सबको बजाता है। तो याद रखना गरीबी अमीरी ये विविधता नहीं है, बस इस पॉइंट को याद रखना। ये गरीबी अमीरी क्या है, ये गैर बराबरी है, अर्थात हम एक दूसरे पे बराबर नहीं है ना, याद रखना। आगे देखिए लिखा गया है जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था क्या होती है, तो देखिए लिखा गया है कि असामान्यता, असामान्यता का एक उदाहरण। तो देखिए जो जाति व्यवस्था है कि ये इस जात के हैं ये इस जात के हैं, तो ये क्या है, एक क्या है, ये असामान्य है। ये भी ये नहीं कि ये क्या है कि विविधता है कि ये इस जात की है कि ये भिन्न है ये जात की। इन इन सभी पॉइंटों को याद रखना। ये जो जो जात की व्यवस्था है, ये जाति व्यवस्था क्या है, असामान्य है, असामान्य है, अर्थात किसी भी चीज की वजह से, कोई भी पैसा हो जाए या कोई भी चीज हो जाए, इस चीज की वजह से ये असामान्य है, बस। ये जाति से कोई भी विविधता नहीं है। तो इस बात को याद रखना। आगे देखिए लिखा गया है कि असामान्य का एक उदाहरण है, बताया गया कि इस बंटवारे का जो बताया गया कि इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस किस तरह का काम करते हैं, किस जाति में पैदा होते हैं। आगे देखिए बताया गया यहाँ पर अब भारत की विविधता, भारत में विविधता। अब देखिए बताया गया कि जो भारत है हमारा, तो बताया कि भारत भारत विविधताओं का देश है। यहाँ भिन्न भिन्न त्योहार, धर्म, भाषा, खान पान के लोग, खान पान या होता है जो खान पान के जो लोग रहते हैं, लेकिन वास्तव में गहराई से सोचे तो हम एक ही, बताया गया एक ही तरह के चीजों के चीजों के चीज करते हैं, अर्थात केवल एक ही तरीके अलग होते हैं। तो इस बात को याद रखना। आगे देखिए बताया गया कि विविधता के कारण, और देखिए कारण क्या क्या होते हैं, तो बताया गया कि देखिए बताया गया यहाँ पर कि प्राचीन समय में, बताया गया कि प्राचीन काल में लोग युद्ध भोजन अकाल अन्य अन्य कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते थे, और यात्रा के साथ, बताया गया यात्रा के साधन का अभाव भी वहीं अभाव भी क्या करते थे, अभाव भी वहीं
रहते थे ना। आगे देखिए बताया गया इस कारण, अभी इसी कारण क्या हुआ कि इस कारण वहाँ के जो लोग रहते थे, अलग अलग क्या होते थे, संस्कृतियाँ होती थी, अलग अलग भाषा को सीखते थे और अपनी पुरानी संस्कृति और नई संस्कृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहते थे। तो इसलिए बताया गया कि संस्कृति पर उभरने लगे, तो इसलिए क्या हुआ, इसी कारण क्या हुआ, विविधता हो गया। मतलब जैसे क्या हुआ कि भोजन के लिए और हर एक चीज़ के लिए अन्य अन्य जगह जाते थे, तो वहाँ के जो कल्चर होते थे, जो संस्कृति होती थी, वहाँ के अपना लेते थे, तो इस कारण क्या हो गई, विभिन्नता हो गई। तो इस बात को याद रखना। आगे देखिए बताया गया कि विभिन्नता विभिन्नता के लिए जो भौगोलिक कारण भी महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस पॉइंट को याद रखना कि जो विभिन्नता होती है वहाँ के भौगोलिक कारण भी महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे बताया गया जलवायु, मृदा, मानसून, जल, मैदान इत्यादि। आगे बताया गया कि लोग अपनी भौतिक परिस्थितियों के अनुरूप वह संस्कृत परंपराओं को ढाल लेते हैं। तो क्या होता है कि कोई भी लोग होता है, कोई भी व्यक्ति होता है, वहाँ के जो भौतिक परिस्थितियाँ होती हैं और जो भी वहाँ की परंपरागत संस्कृति होती है वहीं पर वो ढल जाते हैं। आगे देखिए बताया गया नेहरू ने पुस्तक लिखी है, तो बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखना। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने बताया गया कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर क्या विविधता बहुत ही एक गहरी है। कि बताया गया कि अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावनाओं भावना है। इसमें से बताया गया कि विभिन्नता को समान समान और प्रोत्साहित करना चाहिए, अर्थात जो विभिन्नता है तो उसको हमें प्रोत्साहन करना चाहिए। ये नहीं कि जो अगर कोई विभिन्न जाति का, विभिन्न गरीब अमीर है तो उसको अलग करना चाहिए, ऐसा नहीं। पूछ सकता है स्टेटमेंट में कि विविधता को प्रोत्साहन करने के लिए कौन बोला, तो याद रखना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब देखिए यहाँ पर लिखा है अनेकता में एकता, यह किसका विचार है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का। एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट, एकदम ध्यान से इस बात को याद रखना, बहुत बार पूछा गया है कि अनेकता में एकता किसका मत है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। तो देखिए यहाँ पर अब हम सबका ये प्रश्न ऐसे बनता है इस चैप्टर से, तो देखिए लिखा गया है कि लद्दाख से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब लद्दाख से संबंधित बताया गया कि लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्व हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तान इलाका है, यहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं होता है, तो ये बात सही है। दूसरा बताया गया कि यहाँ के लोग खास तरह के बकरी पालते हैं जिसे पश्मीना ऊन प्राप्त होता है, तो ये बात भी सही है। तो इस बात को याद रखना, अर्थात हमारा ये दोनों सही है। दूसरा देखिए बताया गया कि केरल के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए लिखा गया है भारत में ईसाई धर्म की शुरुआत केरल से हुई थी। जो भारत में ईसाई धर्म का शुरुआत केरल से हुई थी। दूसरा है केरल की जमीन चावल की कृषि के लिए अत्यंत उपयोगी है, तो इस बात को याद रखना कि केरल की जो जमीन है चावल के लिए अत्यंत उपयोगी है, ये बात सही है। दूसरा है कि ओणम केरल में मनाया जाने वाला त्योहार है, तो ये बात भी सही है, अर्थात ये दोनों सही है। और तीसरा भी सही है, अर्थात हमारा उपयुक्त सभी ये तीनों सही है। अगला देखिए, अगला चैप्टर है हम सबका कि विविधता एवं भेदभाव। क्या होता है विविधता, अभी हम सब पढ़े विविधता, अब देखिए विविधता और भेदभाव क्या होता है। तो देखिए लिखा गया है कि हम क्या बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या उत्सव बताते हैं, क्या उत्सव मनाते हैं, इस पर उस स्थान के भूगोल और इतिहास का असर पड़ता है। तो इस बात को याद रखना, जो भी हम सब करते हैं हर चीज़ पे क्या होता है, वहाँ के भूगोल और इतिहास पर क्या असर पड़ता है। आगे देखिए बहुत बार पूछा जाता है, जो पेडालॉजी वाले क्वेश्चन रहते हैं, तो याद रखना पूर्वाग्रह। तो देखिए पूर्वाग्रह क्या होता है, तो देखिए बताया गया कि पूर्वाग्रह इसका अर्थ होता है पूर्व निर्णय मतलब निर्णय लेने के पूर्व, अर्थात किसी मामले के तथ्य की जांच किसी भी मामले के जांच किए बिना ही राय बना लेना ही पूर्वाग्रह होता है। इसका मतलब ये शब्द से ही समझिए, पूर्वाग्रह अर्थात किसी भी निर्णय लेने के पूर्व, जैसे मान लीजिए आपको कुछ निर्णय लेना है, उसके पहले आपको दिमाग में जो थिंकिंग रहती है, तो वो सोच को हम पूर्वाग्रह कहते हैं। जैसे कि अगर कोई पूछा कि यार चलिए आज हमारे साथ वहाँ चलिए, उसके साथ जाने से पहले आपने जो भी इधर उधर का तर्क दिया कि यार वहाँ जाएंगे पैसा खर्च होगा, यार ऐसे वैसे, ये जो सोचें
ये जो सोचे थिंकिंग लाए यही सब पूर्वाग्रह हैं, इस बात को याद रखना। आगे देखिए बताया गया कि कई बार हम लोगों के संदर्भ में नकारात्मक पूर्वाग्रह बना लेते हैं जो भेदभाव को जन्म देता है। तो इस बात को भी याद रखना कि जो पूर्वाग्रह होता है वह कभी न कभी नकारात्मक ही होता है, और नकारात्मक पूर्वाग्रह क्या होता है, भेदभाव को जन्म दे देता है, अर्थात जो पूर्वाग्रह होता है वह भेदभाव में परिवर्तित हो जाता है। आगे देखिए लिखा गया है कुछ सामाजिक पूर्वाग्रह को जो लड़का या लड़की के भेदभाव को जन्म देता है, और जो बताया गया कि जो सामाजिक पूर्वाग्रह होते हैं, समाज के अकॉर्डिंग जो पूर्वाग्रह होता है कि लड़कियों को ऐसा करना चाहिए, लड़कों को ऐसा नहीं करना चाहिए, लड़कियों को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सब जो सामाजिक पूर्वाग्रह हैं यह भेदभाव को जन्म दे देता है। तो इस बात को याद रखना कि पूर्वाग्रह ही भेदभाव को जन्म दे सकता है। आगे देखिए लिखा है लड़कियों जो लड़की होती है, बताएगी लड़की, उदाहरण के लिए बताया गया लड़कियां ऐसी होती हैं जो कमज़ोर होती हैं, कोमल मृदुल होती हैं। तो ये क्या है, पूर्वाग्रह है। पहले से ही धारणा बना लिया गया है कि लड़कियां क्या होती हैं, कमज़ोर होती हैं, मृदुल होती हैं, कोमल होती हैं। आगे बताया गया लड़के, क्या बताया गया लड़के के बारे में, वे रोते नहीं हैं, कमज़ोर नहीं होते, वे बहादुर होते हैं। ये सब पूर्वाग्रह हैं, तो इस बात को याद रखना। आगे देखिए बताया गया कि रूढ़िबद्ध, तो बहुत बार कंफ्यूज करते हैं आप सब कि जो रूढ़बद्ध, अभी पूर्वाग्रह पढ़े, पूर्वाग्रह के बाद रूढ़बद्ध। तो देखिए बताया गया कि रूढ़बद्ध क्या होता है, तो बताया गया कि रूढ़बद्ध धारणा अब देखिए बताया गया कि जब हम सभी लड़कों को एक ही छवि में बांधते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे हम रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। बताया गया कि उदाहरण के लिए जैसे बताया गया कि जैसे हम धर्म लिंग या देश के आधार पर किसी को भी कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ मानते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे बताया गया कि जो बिहारी होते हैं वह अनपढ़ होते हैं। तो ये हमारी बताया गया ये रूढ़िबद्ध धारणा है, ये पूर्वाग्रह नहीं है, ये रूढ़िबद्ध धारणा है, अर्थात ये बहुत दिन से प्रसिद्ध है, ये हमारे रूढ़िबद्ध धारा है। जैसे बताया गया कि जो बिहारी होते हैं वे अनपढ़ होते हैं, जो गाँव वाले होते हैं वे अनपढ़ होते हैं, शहर वाले पढ़े लिखे होते हैं। ये सब क्या है, ये हमारा क्या होता है, ये सब हमारा रूढ़िबद्ध धारणा का मतलब ये भी दिमाग से ही है, जो हमारे दिमाग में बने रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा भी गया है कि किसी धर्म के, लिंग के, देश के आधारित जो हम कंजूसी करते हैं, बहुत लोग बताते हैं कि जो कमाते हैं वे बहुत कंजूस होते हैं। तो ये हमारी क्या है, रूढ़िबद्ध धारणा है ना। तो ये सब बात है। आगे देखिए लिखा गया है रूढ़िबद्ध धारणा बड़ी संख्या में, बताया गया जो रूढ़िबद्ध धारणा होती है वह बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के ढांचे में जड़ देती है। अर्थात जो रूढ़िबद्ध धारणा होती है यह सभी लोगों को एक ही ढांचे में, एक बड़े ढांचे में क्या करती है, जड़ देती है। अर्थात सभी लोग वह मानने लगते हैं। बताया गया कि भेदभाव जो होता है, भेदभाव तब होता है जब हम, बताया गया कि अब देखिए भेदभाव क्या होता है, तो बताया गया कि जो भेदभाव होता है, भेदभाव तब होता है कि जब हम लोगों को पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध धारणा को के आधार पर व्यवहार करते हैं। इसका मतलब ये है कि भेदभाव तब होगा कि जैसे कि अगर हम जो पूर्वाग्रह बना लिए हैं अपने दिमाग में, रूढ़िबद्ध धारणा बना लिए हैं अपने दिमाग में, और इसी के अकॉर्डिंग, इसी दोनों के अकॉर्डिंग अगर हम सब व्यवहार भी करने लगे तो वो हमारी भेदभाव होता है। जैसे कि बताया गया कि जो बिहारी होते हैं वह अनपढ़ होते हैं, और वे कोई बिहारी आया तो हम उसको अनपढ़ मानने लगे, भले ही वह पढ़ा लिखा हो। तो जब हम उसको मानने लगे यह भेदभाव हुआ। जब तक अगर नहीं मान रहे हैं, जब तक दिमाग में था तो वह हमारी पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणा थी, और जब हम उसको फॉलो करने लगते हैं तो वह क्या हो जाती है, भेदभाव हो जाती है। आगे देखिए बताया गया कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का समान बताया गया, समान क्या होता है कि जो कोई भी लोग होते हैं, कुछ भी लोग जो विविधता और असमानता आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। याद रखना, ये दोनों लोगों को क्या करना पड़ता है, विविधता और असमानता का दोनों लोगों को सामना करना पड़ता है। आगे देखिए लिखा गया है विविधता। अब विविधता देखिए फिर से क्या है, तो देखिए लिखा गया है वे समुदाय के सदस्य जिसकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं समझा जाता है। असमानता यदि वे गरीब हैं और उनके पास अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए साधन नहीं है ना, तो ये सब क्या है, तब ये सब क्या है, विविधता है। आगे देखिए बताया गया कि इस प्रकार के दोहरे भेदभाव का सामना कैद
कैद, धार्मिक जनजातियाँ, सामुदायिक किसी भी विशेष जगह के लोग को जो लोग कर रहे हैं, ये सब क्या है, ये सब विविधता है। आगे देखिए बताया गया दलित, तो देखिए बहुत बार पूछा जाता है और पूछा भी गया है, तो याद रखना जो दलित है बताया गया कि यह शब्द को नीचे कही जाने वाली जाति है, तो बहुत बार ऐसे स्टेटमेंट में दिया है, तो याद रखना दलित का अर्थ होता है नीचे कही जाने वाली जात। आगे देखिए बताया गया है कि अपने पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब बताया गया इसका अर्थ होता है दबाया या कुचला हुआ, तो ये वाला पूछा गया है, इस बात को याद रखना। दलित का शाब्दिक अर्थ होता है कि दबाया गया या कुचला हुआ। आगे देखिए बताया गया सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जनजाति कहते हैं, इस बात को याद रखना। बहुत लोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो याद रखना जो दलित होते हैं, दलित को हम अनुसूचित जनजाति बोलते हैं, अनुसूचित जनजाति बोलते हैं। आगे देखिए लिखा गया भारत में जाति व्यवस्था भी भेदभाव को जन्म देती है, अर्थात जो जाति व्यवस्था है वो भी भेदभाव को जन्म देती है। आगे देखिए बताया गया कि स्वतंत्रता के लिए किया गया संघर्ष में समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल है, अर्थात बताया गया कि जो हम स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हैं, समानता का जो व्यवहार करते हैं, वे क्या हैं, वे बताया गया कि वे भी क्या है, विविधता में शामिल हैं। आगे देखिए अब अगर इतने थ्योरी को सुने होंगे तो इन सब प्रश्नों को ध्यान से कर ले जाएंगे। तो देखिए लिखा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए लिखा गया है दलित शब्द को नीचे कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में प्रयोग करते हैं, और दलित का शाब्दिक अर्थ होता है दबाया गया और कुचला गया। तो जस्ट अभी हमने पढ़ा, तो ये बात सही है, ऐसे ही पूछा भी जाता है प्रश्न में। आगे देखिए लिखा गया सरकार है दलितों को अनुसूचित जनजाति के वर्गों में बांटा है, तो ये बात भी सही है, अर्थात हमारा विकल्प दोनों सही हो जाएगा। अगला देखिए अगला चैप्टर है हम सबका सरकार क्या है। तो अब देखिए सरकार के बारे में पढ़ना है ना, तो देखिए लिखा गया है सरकार का अर्थ होता है कि बताया गया कि सरकार का अर्थ कुछ निश्चित व्यक्तियों को समूह होता है, अर्थात जो सरकार होता है, तो सरकार बताया गया कि सरकार का शाब्दिक अर्थ ये होता है कि वह कुछ समूह में, जो सरकार होता है कुछ व्यक्तियों के समूह होता है, अर्थात कुछ व्यक्तियों के समूह को हम सरकार कहते हैं। तो अब कौन कौन से समूह होते हैं, तो देखिए बताया गया कि जो राष्ट्र तथा अब ये जो समूह होते हैं, तो बताया गया कि राष्ट्र तथा राज्यों में निश्चित अर्थात याद रखना इस बात को कि निश्चित काल के लिए, कुछ ही समय के लिए तथा निश्चित पद्धति द्वारा मतलब नियम कानून के द्वारा शासन करते हैं। बताया गया कि इसके 3 अंग हैं। तो अब देखिए सरकार के 3 अंग हैं, बहुत बार पूछा गया है और इसको याद रखना। तो देखिए जो सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं, तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कौन कौन से, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो इस बात को याद रखना। आगे देखिए और देखिए लिखा गया है सरकार के स्तर। तो देखिए सरकार के स्तर में बताया गया कि राष्ट्रीय स्तर होता है, राज्य स्तर होता है और स्थानीय स्तर होता है। जैसे कि आप सब यहाँ देख सकते हैं राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर, तो इन तीनों को याद रखना। सरकार के 3 अंग भी होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और सरकार के 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से, राष्ट्रीय स्तर होते हैं, राज्य स्तर होते हैं, स्थानीय स्तर। अब राष्ट्रीय स्तर क्या होता है, तो देखिए बताया गया कि जो राष्ट्रीय स्तर होते हैं इसका संबंध पूरे देश से होता है। जो राष्ट्रीय स्तर होते हैं इसका संबंध क्या होता है, तो पूरे देश से होता है, और इसे हम केंद्र सरकार भी कहते हैं। तो इस बात को एकदम ध्यान से कि जो हमारा राष्ट्रीय स्तर होता है उसी को हम केंद्र सरकार बोलते हैं, अर्थात केंद्र सरकार माने पूरा राष्ट्रीय स्तर, पूरा राष्ट्र के जितना राष्ट्र होता है, जितनी बड़ी राष्ट्र होता है, पूरे राष्ट्र के स्तर पर होता है। अब आगे देखिए लिखा गया है कि राज्य स्तर ये बताया गया कि जो राज्य स्तर होता है यह सरकार किसी विशेष राज्य का संचालन करती है, और ये बताया गया कि यह राज्य सरकार कहलाती है। अर्थात बताया गया कि जो राज्य होते हैं, तो ये बताया गया कि जो राष्ट्र स्तर होते हैं, तो एक राष्ट्र में कई राज्य होते हैं, तो एक राज्य का जो अस्थाई संचालन करता है, एक राज्य का जो बताया गया कि संचालन करता है, तो उसको हम राज्य स्तरीय कहते हैं। और बताया गया कि देखिए यहाँ राज्य सरकार
चलाती है, अर्थात जो राज्य रहता है उस राज्य का जो ये राज्य वहाँ पर जो सरकार रहती है उस अपने एक राज्य के रहते हैं, जिसे बोलते हैं ना राज्यपाल होते हैं, राज्य के राज्यपाल होते हैं। तो अगर कभी ये भी ऐसे पूछा जाता है कि देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो याद रखना राष्ट्रपति होता है। और बहुत बार पूछा जाता है कि राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो याद रखना राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो राज्यपाल होता है। तो ऐसे भी कभी पूछता है, तो क्यों? क्योंकि जो राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल है, क्योंकि वह अपने राज्य का राजा है, अर्थात वह अपना राज्य सिर्फ चलाता है। ऐसे हर जितने राज्य होते हैं वे हर राज्य के एक राज्यपाल होते हैं। आगे देखिए बताया गया कि स्थानीय स्तर। अब देखिए स्थानीय स्तर तीसरा स्तर है स्थानीय स्तर। अब देखिए स्थानीय स्तर पर बताया गया कि गांव गांव शहर प्रशासन को संभालती है और इसे हम पंचायत या नगर पालिका कहते हैं। तो इस बात को याद रखना, जो स्थानीय स्तर रहता है, जो स्थानीय तीसरा स्तर जो स्थानीय स्तर रहता है उसको हम गांव शहर के प्रशासन या पंचायत या नगर पालिका के नाम से भी जानते हैं। तो इस बात को याद रखना। आगे देखिए लिखा गया है कि सरकार के कार्य। तो देखिए सरकार के कार्य क्या होते हैं, तो बताया गया कि सरकार को बहुत सारे कार्य का संचालन करना पड़ता है। जैसे बताया गया छोटे व बड़े, बताया गया कि जो सरकार रहती है उसको बहुत सारे कार्य संचालन करना रहता है। जैसे बताया गया कि छोटे बड़े प्रकार के कार्य में भी जिम्मेदारी सरकार की होती है। जैसे बताया गया कि यहाँ हम आपको सरकार के कुछ महत्वपूर्ण कार्य बता रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ सर ये जो दिख रहा है ये सब सरकार के कार्य हैं। तो देखिए क्या क्या है, तो बताया गया कि पहला क्या है कि कानून बनाना और उस पर निर्णय लेना। ये नहीं कि कानून बना लिया जाए, बस कानून बनाकर रख लिया जाए एक तरफ। अब जो कानून बनाया गया उस पर निर्णय लिया जाए, उसको लागू किया जाए। तो आगे देखिए बताया गया राशन व्यवस्था को लागू करना, वही अर्थात जो नियम बनाया गया उसको लागू किया जाए। सामाजिक मुद्दे हैं उस पर कार्रवाई किया जाए। राष्ट्रीय हित को सुरक्षित किया जाए, अर्थात राष्ट्र हित के लिए जो भी क्षति हो रही है उनको सुरक्षा प्रदान किया जाए। आगे देखिए बताया गया कि जन कल्याण के लिए कार्य किया जाए इत्यादि क्या होते हैं, सरकार के काम होते हैं। आगे देखिए बताया गया सरकार कानून बनाती है और बताया गया उसे लागू करती है और सभी लोग उसे मानने के लिए बाध्य होते हैं। बहुत बार पूछा गया है। तो इस जो स्टेटमेंट है, अर्थात ये जो इतना लाइन है, तो इस लाइन को एकदम ध्यान से याद रखना। बहुत बार यहाँ से कंफ्यूज कर देता है। यहाँ तक तो सही है कि सरकार कानून बनाती है और वह लागू करती है। बहुत लोग बताया गया था कि वह बताया गया कि और लोग उसे मानने के लिए बाध्य होते हैं। तो ये बाध्यकारी होते हैं। बहुत लोग इसको निगेटिव समझकर और इसको गलत करके आते हैं। तो याद रखना कि जब सरकार लागू कोई कर देती है तो उसके लिए वो सब लोग बाध्य भी होते हैं, उनको मानना ही पड़ेगा। पर क्या होता है, बहुत लोग धरना उरना देकर उसको रुकवा देते हैं या रोक देते हैं, वो बात की बात है। पर वो अगर चाहे तो न भी कर सकता है, अर्थात चाहे जितना भी धरना दीजिए आप उसको न मान सकते हैं, अर्थात जो भी लागू कर दिया तो लागू कर दिया। आगे देखिए बताया गया सरकार के प्रकार। तो अब देखिए बताया गया सरकार के प्रकार, उस सरकार के अंग थे, याद रखना सरकार के अंग थे कौन कौन से, तो वो 3 अंग थे। अब देखिए बताया गया सरकार के प्रकार। तो देखिए बताया गया कि सरकार को निर्णय लेने और कानून का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है। तो अब बताया गया कि जैसे बताया गया कि अभी ये जो सरकार बाध्य करती है नियम को बनवाने के लिए, तो उन्हें ये सब शक्ति कौन देती है। तो बताया गया कि इसका उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ सरकार कैसी है। अर्थात ये जो प्रश्न अगर आप बोलेंगे कि इतना शक्ति कैसे मिल जाती है सरकार को, तो इसका उत्तर वहाँ के जो सरकार होते हैं सरकार पर निर्भर करता है। तो अब देखिए कैसा, तो बताया गया कि सरकार पर निर्भर करता है। तो अब देखिए यहाँ पर है कि विश्व भर में अलग अलग प्रकार के सरकार हैं। कैसे अलग अलग प्रकार के, तो अब देखिए बताया गया कि लेकिन हम 2 मुख्य सरकार के बारे में जानते हैं। तो अब देखिए 2 मुख्य सरकार होता है कौन कौन से, तो आपने अगर इतिहास पढ़ा होगा तो इतिहास में था कि राजतंत्र अर्थात तो अगर आप इन्हें इतिहास पढ़ा होगा तो देखा होगा कि एक राजतंत्र था जो राजा के बेटा ही राजा बनता था। उसके बाद कोई जनता से कोई मतलब नहीं था। अगर एक बार कोई राजा बन गया कोई भी अगर, तो उसका बेटा ऐसे बनता चला जाता था। और इस समय क्या है, तो लोकतांत्रिक है, अर्थात सरकार के 2 प्रकार हैं इस समय। तो देखिए बताया गया कि लोकतांत्रिक सरकार, तो इस समय लोकतांत्रिक सरकार भी है जिसमें लोक का मतलब जनता, याद रखना। तो अब आगे देखिए लिखा गया है लोकतांत्रिक सरकार इस समय बताया गया इसमें
इसमें निर्णय लेने की शक्ति लोगों में होती है, लोगों के द्वारा प्रदान की जाती है। अर्थात अब इसका मतलब ये स्पष्ट हुआ, अगर कहीं पर लोकतांत्रिक सरकार है ना, तो जो सरकार को शक्ति मिल रही है बाध्य करवाने के लिए, तो यह शक्ति कौन दे रहा है उनको? जो वहाँ के लोग हैं। याद रखना, वो जो वहाँ के लोग हैं वही उनको शक्ति प्रदान कर रहे हैं कि आप मनवा सकते हैं। हालांकि मनवा रहे हैं जनता को ही, पर शक्ति कौन प्रदान किया? लोग ही ना। तो इस बात को एकदम ध्यान से, क्योंकि बहुत डीपली प्रश्न है, तो बहुत बार बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। तो याद रखना, जो लोकतांत्रिक सरकार होते हैं तो वह जो राजा के द्वारा, अर्थात जो वहाँ लोकतांत्रिक सरकार है, तो जो शक्ति प्रदान करते हैं तो लोग ही प्रदान करते हैं उनको, ऐसा इतना जो शक्तिशाली होते हैं। तो आगे देखिए बताया गया कि शक्ति लोगों द्वारा प्रदान की जाती है, अर्थात जनता के प्रतिनिधित्व वास्तविक शक्ति का स्रोत जनता है ना। अर्थात बताया गया कि तथा निर्णय उनके प्रतिनिधियों के द्वारा किए के लिए होता है। आगे देखिए बताया गया, लोकतंत्र सरकार के अंदर मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। अब बताया गया कि ये जो लोकतंत्र होते हैं, तो लोकतंत्र में भी दो प्रकार के होते हैं। तो एक बताया गया, एक प्रत्यक्ष होता है और एक अप्रत्यक्ष होता है, अर्थात प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो अब देखिए बताया गया कि अब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष क्या होते हैं। तो अब इसका चर्चा जैसे थोड़ा बहुत बता दें कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जैसे नाम से ही स्पष्ट होता है कि जो प्रत्यक्ष होता है उसमें जो जनता होते हैं वे सीधा भागीदार होते हैं ना, कोई भी चीज के लिए। और जो अप्रत्यक्ष होता है उसमें इनडायरेक्टली रूप से भागीदार होते हैं, मतलब किसी को वोट दिए फिर ये जाकर अपना सरकार चुनेगा, ऐसे। आगे देखिए बताया गया कि राजतंत्र। अब देखिए लोकतंत्र पढ़े, राजतंत्र क्या होता है। तो देखिए लिखा गया है कि राजतंत्र, अब देखिए लिखा गया है कि इस प्रकार की सरकार के अंतर्गत निर्णय लेने की शक्ति राजा में होती है। अर्थात इसमें ये जो राजतंत्र होता है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जो राजा रहता है उसमें एकदम स्वतंत्र रहता है, वो अपना जो भी निर्णय ले सके। बताया गया कि शक्ति राजा राजा बताया गया राजा और रानी के पास होता है। और देखिए बताया गया कि और जनता के निर्णय नहीं लिया जाता, अर्थात जनता से निर्णय नहीं लिया जाता, अर्थात जनता से कोई कुछ भी नहीं पूछा जाता है। और इससे हम निरंकुश, अर्थात ये राजतंत्र को हम निरंकुश शासन भी कहते हैं। तो इस बात को भी याद रखना कि राजतंत्र को हम निरंकुश शासन की व्यवस्था में कहे जाते हैं या रखते भी हैं। आगे देखिए बताया गया कि जो भारत है हमारा, तो भारत एक हमारा लोकतंत्र है, तो यह अर्थात लोकतांत्रिक राज्य है। तो देखिए लिखा गया है भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसकी मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को जो नेता बोल रहे हैं तो उनको सुनने की और उनको अपना नेता चुनने की शक्ति होती है। इसलिए लोकतंत्र होता है लोगों को ही शासन करता है, था लोगों का ही शासन होता है। और बताया गया कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक सरकार है। तो इस बात को याद रखना कि भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक सरकार है। आगे देखिए बताया गया कि जिसके अंतर्गत लोग को प्रतिनिधित्व वोट के माध्यम से चुनते हैं। तो याद रखना क्या होता है, लोग क्या होते हैं कि अपने वोट के माध्यम से अपने प्रतिनिधित्व को चुनते हैं। तो इन सभी बातों को याद रखना। आगे देखिए लिखा गया है प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। अब प्रतिनिधित्व क्या होते हैं, तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि आज के समय में लोकतंत्र सरकार को प्रायः प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहते हैं। अर्थात इस समय जो है सरकार, इसको हम प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहते हैं। अर्थात लोकतंत्र न कह करके प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहते हैं, अर्थात किसी के द्वारा चुने जाते हैं। आगे देखिए बताया गया कि इसमें लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं, अर्थात जो प्रतिनिधित्व लोकतंत्र रहता है इसमें लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं। तो इस बात को याद रखना। आगे देखिए बताया गया कि जबकि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधित्व को चुनते हैं, अर्थात जैसे कि अभी हमने बताया कि कभी भी कोई होता है कि आपने किसी को वोट दिया तो वह आपके लिए प्रत्यक्ष है, अब वह जाकर सरकार बनाएगा तो वह आपके लिए प्रत्यक्ष नहीं है, अर्थात जो आपका प्रतिनिधित्व है वह आपके लिए प्रत्यक्ष है। तो इस बात को याद रखना। आगे देखिए बताया गया है कि सरफेस मूवमेंट। अब तो देखिए बहुत बार पूछा जाता है कि ये सरफेस मूवमेंट क्या है, तो इस बात को याद रखना। सरफेस मूवमेंट क्या है, तो इसका अर्थ होता है वोट देने का अधिकार। तो अगर आपने थ्योरी पढ़ा होगा तो देखिए ये जो अमेरिका और कोई ऐसा था तो वहाँ पर ये लागू हुआ था पहली बार, तब जाकर यहाँ हुआ था। तो याद रखना ये सरफेस मूवमेंट क्या होता है, वोट देने का अधिकार। अगला देखिए, अगला है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महिलाओं ने मत डालने के लिए संघर्ष किया। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं। तो याद रखना कब, बहुत बार ये पूछा जाता है कब महिलाओं को वोट डालने का आंदोलन किया था, अर्थात जब महिला ने सर्वप्रथम कब आंदोलन किया था कि हम भी वोट देंगे। तो याद रखना कब, तो
ऐसे ऐसे भी पूछ सकता है कि कब, तो याद रखना ये प्रथम विश्व युद्ध के समय। और बहुत बार तो ऐसे पूछा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय, प्रथम युद्ध युद्ध के दौरान महिलाओं ने वोट डालने का जो आंदोलन या संघर्ष किया ना, उसे क्या कहा जाता है, तो याद रखना ये महिला मताधिकार कहा जाता है। अर्थात महिला मत, मत का मतलब अपना वोट डालने का अधिकार को मांगा था। आगे देखिए बताया गया कि अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला, बहुत बार पूछा जाता है, तो इस बात को याद रखना। जो अमेरिका में वोट देने का अधिकार 1920 में, अमेरिका में वोट देने का अधिकार 1920 में, जबकि इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1928 में, 1928 में। याद रखना कब, पहले बात अमेरिका में मिला था, उसके 8 साल बाद तब जाकर इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। तो आगे देखिए प्रश्न है अब हम सबका इसी चैप्टर से संबंधित जो अभी हम सब पढ़े। तो देखिए लिखा गया है, लोकतंत्र का मूलभूत विचार है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद शासन करें। तो फिर से देखिए ध्यान से पढ़िए, बताया गया जो लोकतांत्रिक सरकार होता है, तो लोकतांत्रिक सरकार का मूलभूत विचार होता है कि जो लोग होते हैं, लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद हिस्सा या शासक बने। तो ये बात सही है, अगर ये प्रजातंत्र होता तो ये बात गलत हो जाता। अर्थात लोकतंत्र में लोग खुद भागीदार बनते हैं, किसी भी माध्यम से अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष पर बनते हैं। दूसरा है कि प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में लोगों की सीधी जो प्रतिनिधित्व लोकतंत्र होता है, इसमें लोग क्या होते हैं, सीधा भागीदार नहीं होते हैं, तो ये बात गलत है। जैसे कि अभी हम सबने बताया कि जो प्रतिनिधित्व लोकतंत्र होता है, तो इसमें लोग सीधा भागीदार होते हैं, अर्थात हमारा क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ पहला सही हो जाएगा। अगला देखिए लिखा गया है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो देखिए लिखा गया है कि ये अब जो मिलान दिया गया है, तो इस मिलान को ठीक से अपना मिलाना है। तो देखिए बताया गया कि जो यंग इंडिया था, तो यंग इंडिया गांधी जी ने शुरू किया था, तो ये बात सही है। दूसरा है जो अभी हम सब पढ़े, सफ्रेज मूवमेंट, वोट देने का अधिकार, तो ये बात तो अभी एकदम हम सब जस्ट पढ़ कर आए। इंग्लैंड में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में प्राप्त हुआ, तो जैसे कि अभी हम सब पढ़े कि पहले अमेरिका में 1920 में हुआ था, उसके बाद इंग्लैंड में हुआ था, अर्थात हमारा ये तीसरा गलत हो गया। ये जो वोट देने का अधिकार 1920 से ये अमेरिका में हुआ था, तो इस बात को याद रखना, अर्थात हमारा सिर्फ और सिर्फ पहला और दूसरा सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला चैप्टर है हम सबका, तो देखिए अगला चैप्टर है पंचायती राज। तो इस बात को याद रखना, अगला चैप्टर क्या है, पंचायती राज। तो देखिए अब पंचायती राज क्या होता है, तो बताया गया कि ग्राम सभा। तो देखिए पहले ग्राम सभा के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए लिखा गया है कि ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क की सभा होती है। जो ग्राम सभा होती है, तो ये ग्राम सभा में पंचायत के जो क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर जो वयस्क का मतलब समझ लेना 18 वर्ष के ऊपर, ये बात को समझ लेना। जो वयस्क के समूह को हम ग्राम सभा बोलते हैं। अर्थात जो भी ग्राम सभा के 18 वर्ष, अर्थात ग्राम सभा में जो भी व्यक्ति रह रहे हैं 18 वर्ष के ऊपर हैं, तो उनके समूह को हम ग्राम सभा बोलते हैं। आगे देखिए बताया गया कि इस सभा में एक गांव या एक अधिक गांव भी हो सकते हैं। तो इस बात को एकदम ध्यान से, बहुत बार क्वेश्चन क्या करता है कि आपको उलझाने का प्रयास करता है, तो याद रखना कि जो एक गांव होता है ना, एक जो सभा होती है, ग्राम सभा होती है, तो एक ग्राम सभा में क्या होता है कि एक गांव भी हो सकता है और एक से अधिक भी गांव हो सकता है। बहुत लोग बोलते हैं कि हर गांव का एक ग्राम सभा होता है, तो ये बात गलत है। हर ग्राम सभा में एक भी गांव हो सकता है, और मिनिमम एक भी हो सकता है, और मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। तो इस बात को याद रखना। आगे देखिए बताया गया है कि, और आगे देखिए बताया गया कि कोई भी व्यक्ति बताया गया कि जिनकी उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक हो, उसे वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है। जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। तो जैसे अभी हम सब व्याख्या में इसको पढ़े। आगे देखिए बताया गया कि अब ग्राम पंचायत, अभी हम ग्राम सभा था, तो इन सब पॉइंटों को याद रखना। बहुत बार पूछता है और बहुत बात कंफ्यूज हो जाते हैं सब लोग कि ग्राम सभा का विशेषता है कि ग्राम पंचायत की विशेषता है। तो याद रखना ग्राम सभा की विशेषता क्या थी कि एक ग्राम सभा में कई गांव हो सकते हैं। तो इस बात को याद रखना। और बताया गया 18 वर्ष के बाद जो है वो वोट दे सकते हैं, और आदि बस इतने सभी बातों को बताया गया। अब देखिए ग्राम पंचायत क्या होता है, तो बताया गया कि ग्राम पंचायत बताया गया कि एक जो ग्राम होता है, ग्राम पंचायत कई वार्डों में, जो ग्राम पंचायत होता है वह कई वार्डों, छोटे छोटे क्षेत्र में बटे होते हैं। प्रत्येक
वार्ड अपने एक प्रतिनिधित्व चुनता है, अर्थात जो बताया गया कि जो ग्राम पंचायत होता है वह कई वार्डों में, तो याद रखना ग्राम पंचायत कई वार्डों में बटा होता है, न कि ग्राम सभा। तो इस बात को याद रखना, ग्राम पंचायत कई वार्डों में बटा होता है और प्रत्येक जो वार्ड होते हैं तो हर एक वार्ड के अपने प्रतिनिधित्व चुनता है ना, वहाँ के प्रतिनिधित्व होते हैं। और बताया गया कि जो वार्ड पंच के नाम से जाने जाते हैं, अर्थात जो प्रतिनिधित्व चुना जाता है तो उसे हम वार्ड पंच के नाम से जाने जाते हैं, अर्थात ये इस वार्ड पंचायत के हैं। जैसे कि आप सबने देखा होगा इसका भी वोटिंग होता है। तो आगे देखिए बताया गया पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच चुनते हैं, अर्थात यही अब जो पंचायत चुने जाते हैं ना, तो जो पंचायत जीत जाते हैं तो पंचायत जीतने के बाद क्या होता है, यह अपने आप क्या होते हैं, सरपंच को चुनते हैं। आगे देखिए बताया गया कि सरपंच का जो मुखिया होता है और वार्ड पंच जो सरपंच का मुखिया होता है। तो बहुत बार ऐसे भी पूछ सकता है कि वार्ड पंचायत का मुखिया कौन होता है, ऐसे पूछा जाए वार्ड पंचायत का मुखिया कौन होता है। तो इस बात को याद रखना, वार्ड पंचायत का मुखिया पंचायत न होकर, पंचायत सदस्य न होकर, पंचायत प्रतिनिधित्व न होकर क्या होता है, पंचायत का मुखिया होता है, अर्थात जो सरपंच होता है। आगे देखिए बताया गया कि वार्ड पंच और सरपंच मिलकर, वार्ड पंच अर्थात जो ये पंचायत प्रतिनिधित्व होते हैं जो चुने जाते हैं, और सरपंच जो एकदम दोनों मिलकर बनते हैं, ये सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का 5 वर्ष तक क्या 5 वर्ष तक के लिए चुने जाते हैं। तो इस बात को याद रखना। आगे देखिए लिखा गया है कि अब सचिव क्या होता है। तो बहुत बार पूछा जाता है, अगर आप प्रीवियस ईयर देखते होंगे तो आपने देखा होगा कि पूछा जाता है इसमें सचिव के बारे में। यही बहुत बार पूछा जाता है कि जो सचिव होते हैं वह गांव के द्वारा चुने जाते हैं कि सरकार चुनकर इन्हें खुद नियुक्ति करती है। तो याद रखना। आप देखिए सचिव के बारे में, तो देखिए लिखा गया है जो सचिव होता है, ग्राम सभा का एक सचिव होता है, हर एक ग्राम सभा का एक सचिव होता है। और बताया गया यह ग्राम सभा में ग्राम पंचायत दोनों, याद रखना कौन, तो ग्राम सभा अभी जो हम पढ़े और ग्राम पंचायत ये दोनों का सचिव होता है। तो बहुत बार कंफ्यूज भी कर सकता है कि जो सचिव होता है वह सिर्फ ग्राम सभा का होता है, ग्राम सभा पंचायत का होता है। तो इस बात रखना, ये दोनों का क्या होता है, सचिव होता है, और इसका चुनाव क्या करता है, सरकार के द्वारा नियुक्ति की जाती है। तो इस बात को याद रखना कि जो ग्राम सचिव होता है इसका सचिव का नियुक्ति क्या होता है, सरकार करती है। आगे देखिए बताया गया कि इसका कार्य क्या होता है। तो इसका कार्य बताया गया कि ग्राम सभा में ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई जाती है। जब ग्राम सभा की जब बैठक बुलाई जाती है तो उस बैठक के मुताबिक क्या करता है, वह निर्णय लेता है, अर्थात जो निर्णय लेता है, चर्चा होता है, निर्णय लेने में जो चर्चा होता है तो उसका वो रिकॉर्ड रखता है। अर्थात सचिव का मतलब ये है कि जब बैठक बुलाई जाती है तो बैठक के दौरान जो भी निर्णय लिया जाता है, अर्थात जो भी कुछ बातचीत किया जाता है और जो भी बात विमर्श करके कुछ निर्णय लिया जाता है, तो उस निर्णय को वो अपने एक डायरी में उसको रिकॉर्ड करके रखता है। आगे देखिए बताया गया कि ग्राम पंचायत के कार्य, तो अब देखिए ग्राम पंचायत के कार्य क्या क्या होते हैं। तो बताया गया कि जैसे कि सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण, रख-रखाव, स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना, गांव के लोगों को रोजगार देना संबंधित सरकार योजना लागू करती है। तो याद रखना ये सभी क्या है, ग्राम पंचायत के कार्य हैं। तो इस बात को भी याद रखना। आगे देखिए ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत। अब देखिए आप आमदनी, जो ग्राम पंचायत होते हैं उनको कैसे पैसा मिलता है, तो याद रखना बहुत बार पूछा जाता है। हालांकि ये सब बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि हाँ ये इन सबको तो सरकार ही पैसा देता होगा, पर सरकार भी एक एंगल से देखिए तो हम सबसे लेकर ही, हम सबके गांव को, हम सब गांव से पैसा लेकर ही हम सबके जो गांव के अधिकारी हैं उनको ही दे रहा है। तो इस पढ़ने से देखिए स्पष्ट होगा। तो देखिए बताया गया कि ग्राम पंचायत की जो आमदनी है का स्रोत क्या होता है। तो देखिए बताया गया कि घरों व बाजारों पर लगाने वाले कर से मिलने वाली जो राशि होती है, विभिन्न सरकारों विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि को जनपद का मतलब जो जिला होता है, जनपद या जिला पंचायत द्वारा आती है, समुदाय के काम के लिए बताया गया मिलने वाला दान है। अर्थात बताया गया कि जो गांव के लिए, जो गांव में जो भी सार्वजनिक स्थल होता है, जो भी कोई चीज़ होता है, वहाँ के जो टैक्स वगैरह होते हैं तो उन्हीं टैक्स वगैरह को सरकार लेता है। फिर सरकार लेकर उन्हीं टैक्स वगैरह को अपने आपके सरकार में जो भी कर्मचारी वगैरह रहते हैं उन्हीं को देता है। और आप सब समझ नहीं पाते हैं, और जो सरकार जो कर्मचारी
अधिकारी रहते हैं वो खुद नहीं समझ पाते हैं कि हमें तो सरकार दे रही है, अर्थात सरकार बताया जाए देखा जाए तो एक ये इनडायरेक्ट रूप से हम ही सबको लेकर और हमारे ही गांव में अपना नाम कमा रही है, अर्थात सरकारी नौकरी देकर और अपना हमारी ही पैसा दे रही है। आगे देखिए बताया गया कि समितियां, देखिए समितियां क्या होती हैं, तो बताया गया ग्राम सभा काम करने की सीमित बनाती है। जो ग्राम सभा होती है, जो गांव होती है, तो वह क्या बनाती है, सीमित। तो याद रखना समितियां क्या होती है, समूह होती है। तो बताया गया समितियां बनाती है और कुछ राज्यों में इसके सदस्य होते हैं। बताएगा कुछ ग्राम सभा सदस्य और कुछ पंचायत सदस्य होते हैं। तो इस बात को याद रखना कि हर राज्य में, कुछ राज्य में क्या होते हैं, ग्राम सभा सदस्य और पंचायत सदस्य दोनों होते हैं। उदाहरण के लिए निर्माण समिति होती है। आगे देखिए बताया गया ग्राम पंचायत। तो देखिए ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही, तो अब इन दोनों के प्रति जवाबदेही कौन करता है, तो आगे देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि जिला पंचायत, अर्थात ये जो ग्राम पंचायत था और पंचायत था, तो इन दोनों का जवाबदेही कौन करता है, अर्थात ये सब जब गलती करते हैं तो इन सबको रोकता कौन है, कौन इनका सबका जवाबदेही अर्थात अपना जिम्मेदारी लेता है कि हाँ चलिए ठीक है कुछ भी हो जाए तो हम इनको संभालेंगे। तो देखिए जो होता है जिला पंचायत। तो इन दोनों के अलावा ऊपर उठ कर क्या है, जिला पंचायत। तो अब बताया गया कि जिला पंचायत जो होता है, जिला परिषद पंचायत समिति के ऊपर ऊपर जिला पंचायत होती है। बताया गया कि यह जिले के स्तर पर विकास योजना बनाती है। पंचायत समिति की मदद से, पंचायत समिति के इन सभी को पंचायत समिति के मदद से, ग्राम सभा की मदद से पंचायतों में आवंटित राशि को वितरण करती है, अर्थात जो भी राशि मिलता है इन्हीं सब की मदद से वह वितरण करती है, अर्थात सभी तक पहुंचाती है। याद रखना आगे देखिए बताया गया है। अब इन्हीं सब जो अभी हम सब थ्योरी पढ़े इन्हीं से संबंधित ये प्रश्न है। तो देखिए लिखा गया है ग्राम सभा, जो ग्राम सभा है एक पंचायत, ग्राम सभा एक पंचायत के सभी वयस्क सदस्यों से मिलकर बनी होती है, जिससे जिससे बताया गया जिससे सिर्फ एक ग्राम या एक छायादार वृक्ष को गांव में शामिल किया जाता है। तो दूसरा है कि गांव के व्यक्ति जो 18 वर्ष या उससे अधिक हो वह वोट देने के अधिकार प्राप्त किए हैं। तो ये बात सही है। तो और बताया गया कि वह ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है, तो ये बात भी सही है। तो अब बताया गया कि कौन सी बात असत्य है, तो हमारा पहला बात असत्य है और दूसरा सही है, अर्थात हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए लिखा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए लिखा गया है सरकार द्वारा ग्राम सभा, जो सरकार है सरकार द्वारा ग्राम पंचायत या सचिव नियुक्ति किया जाता है, जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। तो याद रखना, तो ये बात सही है। बताया गया सरकार द्वारा ग्राम सभा का सचिव नियुक्ति किया जाता है। अब एक ग्राम सभा का सचिव और बताया गया एक ग्राम सभा और ग्राम पंचायत का भी सचिव होता है, तो ये बात सही है। दूसरा ऑप्शन है ग्राम पंचायत कई वार्डों या कई छोटे छोटे वार्डों में विभक्त होते हैं, प्रत्येक वार्ड का अपना प्रतिनिधित्व चुनता है और जो कि बताया गया वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है, तो ये बात भी सही है। दूसरा है कि सचिव का कार्य जो होता है ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत बैठक बुलाना, वह ग्राम पंचायतों की चर्चा व निर्णय को रिकॉर्ड रखना या उनका रिकॉर्ड रखना, तो ये बात सही है। अर्थात हमारा ये तीनों बात क्या है, ये तीनों बात सही है, अर्थात पहला दूसरा तीसरा ये तीनों सही है। अगला देखिए लिखा गया है निम्नलिखित का कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए लिखा गया है कि सड़कों, नालियों, सड़क, पानियों के स्रोत, अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण एवं रख रखाव का जिम्मेदार कौन होता है, तो ये बात सही है। अब देखिए रख रखाव का जिम्मेदार कौन होता है, बताया गया स्थानीय स्तर पर लगान जो होता है, लगान वह कर इकट्ठा करना। दूसरा है कि गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधित सरकारी योजना को लागू करना। आगे दिया उपयुक्त, बताया गया कि उपयुक्त क्षेत्रों में ग्राम पंचायत के कार्य में कौन शामिल है, तो ये देखिए ग्राम पंचायत होते हैं, तो ग्राम पंचायत में ये तीनों शामिल है, ये तीनों जो विकल्प हैं ये तीनों विकल्प शामिल है, अर्थात हमारा उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न है ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत में शामिल है। जो ग्राम पंचायत की आमदनी आती है तो उसके जो स्रोत होते हैं कहाँ से आते हैं, तो उसके बारे में देखा गया है। तो देखिए लिखा गया है कि जो घरों व बाजारों पर लगाए जाने वाले करों से मिलता है राशि, ये बात सही है। दूसरा है विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजना की
राशि को जनपद एवं जिला के पंचायत से आती है, तो ये बात भी सही है। तीसरा है जो होता है सामुदायिक के काम के लिए मिलने वाले दान, तो ये बात सही है। जो सामुदायिक कार्य के लिए जो दान मिलते हैं, तो अर्थात हमारा उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला देखिए लिखा गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए अगला प्रश्न है कि पंचायती व्यवस्था में ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है। पंचायती विकास के बाद पंचायत क्या होता है, विकास खंड होता है, और बताया गया जिसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं, तो ये बात सही है। दूसरा है कि संविधान में दिए गए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य के पंचायत से जुड़े कानून बनाने एवं इसके इसके लिए पंचायत संबंधित कानून हर राज्य में अलग अलग हो सकते हैं, तो ये बात भी सही है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि हर राज्य के अलग अलग, तो अलग अलग नहीं होते हैं, तो अर्थात हमारे ये क्या हो गया कि दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। और ये बताया गया कि कथन असत्य, तो असत्य पूछा गया है, तो अर्थात जो गलत है वही सही हो जाएगा। अब अगला देखिए, अगले पाठ की तरफ हम सब चलते हैं। तो देखिए अगला चैप्टर है हम सबका गांव का प्रशासन। तो देखिए गांव का प्रशासन क्या होता है, तो देखिए गांव का प्रशासन में अब देखिए बताया गया जैसे पुलिस, तो अब देखिए पुलिस के बारे में, जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि पुलिस बुलाएंगे ऐसे वैसे, तो ये गांव से संबंधित है। तो अब देखिए बताया गया कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकारी संगठन होते हैं, और बताया गया कि हर पुलिस थाने का एक कार्यक्षेत्र होता है, अर्थात जो पुलिस थाना होता है उसका एक कार्यक्षेत्र होता है। कार्यक्षेत्र का मतलब जैसे कि आपको फॉर्म भरते हुए आप कभी भी किसी से पूछते हुए सुने होंगे कि हमारा जिला ये है, हमारा थाना ये है, हमारा थाना ये है। मतलब थाना का मतलब जो थाना है जहाँ तक पुलिस रहते हैं उसका एक कार्य क्षेत्र होता है, अर्थात आप बस इतने इलाके के ही आप क्या हैं, वहाँ के इंचार्ज हैं, या वहाँ का ही चार्ज आपके हाथ में है। आगे देखिए बताया गया कि हर पुलिस को एक क्षेत्र कार्य क्षेत्र होता है जो उनके नियंत्रण में होता है, और बताया गया पुलिस थाने का एक थानेदार होता है। जैसे कि आप सब जानते हैं, बताया गया कि यह सरकार का अंग अंग कानून व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य करता है और शांति बनाए रखने का कार्य भी करता है। तो इस बात को याद रखना, इतनी बात को कि क्या करता है, ये सब क्या बोलते हैं कि ये कानून को पालन करवाता है अच्छे से, और जो भी गाँव वगैरह में जो भी अशांति होती है उनको शांत कराता है, मैटर को न, इन सभी व्यवस्था को बनाए रखता है। आगे देखिए बताया गया पटवारी, बहुत बार पूछा गया है, इन पॉइंट को याद रखना ध्यान से एकदम जान लीजिए, बहुत बार पूछा गया। अगर आप प्रीवियस ईयर देखे होंगे तो, और कंफ्यूज भी करता है, तो याद रखना पटवारी। तो अब देखिए बताया गया कि पटवारी का काम क्या होता है, तो देखिए बताया गया कि यह राजस्व विभाग का अधिकारी होता है, अर्थात जो पटवारी होता है यह राजस्व विभाग का अधिकारी होता है, जिसे हम लेखपाल भी बोलते हैं। आगे दिया गया है, तो देखिए लिखा गया राजस्व विभाग का अधिकारी होता है, इसका कार्य जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना, और बताया गया इसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, अर्थात जो ये पटवारी है इसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे कि बताया गया क्या होता है, तो इनका नाम जो होता है इसका लेखपाल नाम होता है, कहीं कहीं कर्मचारी बोलते हैं, कहीं कहीं ग्रामीण अधिकारी बोलते हैं, इत्यादि नामों से गाँव में जाने जाता है। तो इस बात को भी याद रखना। आगे देखिए बताया गया खसरा रजिस्टर का वितरण। तो अब देखिए बताया गया कि इसका कार्य क्या होता है, तो देखिए बताया गया एक जंजीर, तो जंजीर होता है, तो याद रखना जंजीर। तो देखिए बहुत बार पूछा जाता है, अगर आप प्रीवियस ईयर देखते होंगे तो देखिए लिखा गया है कि यह पटवारी द्वारा खेत नापने का एक इस्तेमाल की जाने वाली क्या है, लोहे का जंजीर है। तो याद रखना बहुत बार ऐसे पूछ लिया जाता है, ये वाक्य दे दिया जाता है और बताता है किससे संबंधित है, तो याद रखना ये पटवारी, लेखपाल, ये सब इन सब से संबंधित है। आगे देखिए बताया गया पटवारी किसानों से भूमि कर भी लेता है। तो यहाँ याद रखना जो पटवारी है वह सिर्फ जो खेत को सिर्फ नापता नहीं है, उसका सिर्फ विवरण नहीं रखता है, उसके बाद बताया गया कि उसका क्या होता है कि वह जो किसानों से भूमि कर भी लेता था, और बताया गया कि अपने क्षेत्र में उगाने वाले जो फसल, अर्थात जो वहाँ के जहाँ का लेखपाल होता है वहाँ के जो उगने वाले जो क्षेत्र होते हैं, वहाँ के उगने वाले जो फसल होते हैं उसका भी रिकॉर्ड रखता है कि आज 10 सालों का 20 सालों का रिकॉर्ड रखता है कि 10 साल 20 साल में जो फसल है, फसल में बढ़ोतरी हुई या जो घटा या बढ़ा, इन सभी बातों को वो सब क्या करता है, इन सब बातों को वो याद करके अर्थात नोट करके रखे रहता है, क्योंकि उनसे
इन सभी विवरणों को मांगा जाता है। आगे देखिए बताया गया अब तहसीलदार, तो अब देखिए तहसीलदार क्या होता है, तो देखिए बताया गया कि तहसीलदार पटवारी के काम का निरीक्षण करता है, अर्थात जो तहसीलदार क्या होता है कि जो पटवारी सब कुछ जो अभी बताया गया पटवारी करता है, तो उस तहसीलदार जो होता है उसका निरीक्षण करता है कि ये सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अर्थात ये जो हमें सूची दी है, ऐसा जो मैटर हमें ला कर रखा है, तो ये सही है या गलत है, उसका निरीक्षण करता है। आगे देखिए बताया गया कि और यह सुनिश्चित करते हैं कि जो रिकॉर्ड आया है उसका सही ढंग से रखे जाए और राजस्व इकट्ठा होते रहे। बताया गया कि तहसीलदार का होता है, तो तहसीलदार का एक और काम होता है, तो याद रखना तहसीलदार ही जाति प्रमाण पत्र जारी करता है ना, जाति प्रमाण पत्र जारी करता है। और आगे बताया गया तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े विवादों के मामले सुनाई जाते हैं। तो याद रखना बहुत बार ये वाला स्टेटमेंट पूछा जाता है कि जो जमीन से संबंधित विवाद किसके पार है, अर्थात कौन सुनाता है ना, तो याद रखना वहाँ न्यायाधीश भी दिया रहेगा, तहसीलदार भी दिया रहेगा, पुलिस भी दिया रहेगा। तो आगे देखिए इसका मतलब ये है कि जो तहसीलदार होता है, तो तहसीलदार क्या करता है कि वह जाति प्रमाण पत्र भी जारी करता है और उसके जो बताया गया कि जो जमीन से संबंधित, क्योंकि जमीन का निरीक्षण तो यही कर रहा है वाकई में पटवारी, पर पटवारी जो भी सूची लाता है वही इसका निरीक्षण करता है। तो जमीन से संबंधित जो विवाद रहता है वह तहसीलदार ही सुलझाता है। आगे देखिए बताया गया कि यह भी सुनिश्चित करता है कि किसान को अपने रिकॉर्ड का नकल मिले, अर्थात जो नकल निकलता है, जो जमीन का नकल होता है ना, सभी बहुत लोग जानते होंगे, जो नकल होता है कि हमारा कितना बड़ा है, कितने बिस्सा में है और कितने नंबर का हमारा खेत है, तो इस सब का जो नकल होता है ये तहसीलदार ही देता है। आगे देखिए आगे बताया गया हिंदू अधिनियम 2005 बहुत बार पूछा गया है, तो इस बात को एकदम हल्के में मत लेना। आगे देखिए बताया गया कि कई कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की जमीन में कोई हिस्सा नहीं था। बताया गया कोई परिवार के जो हिस्सा होते हैं, जैसे बताया गया कि पिता की मृत्यु के बाद सिर्फ पुत्र का जो अधिकार होता है, ताकि पुत्र ही पूरा जमीन ले सकता है। तो बताया गया एक हिंदू अधिनियम 2005 आया, तो इसको एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट समझना। आगे देखिए बताया गया क्या होता था, बताया गया हिंदू औरत जो होती थी, औरतों को परिवार की जमीन में कोई हिस्सा नहीं होता था। और बताया गया कि तथा तथा बताया गया उस जमीन को बेटे में बांट दी जाती थी। और हाल ही में यह जो कानून लागू हुआ इसका बदलाव किया गया, अर्थात इससे बदलाव किया गया कि क्या किया गया बदलाव, तो बताया गया कि ये जो नया कानून है, इसके नए कानून के मुताबिक जो बताया गया कि हिंदू परिवार में बेटियों और उनकी माँ को जमीन में बराबर हिस्सा होता है। अर्थात जो पिता होता है, तो पिता की मृत्यु के बाद क्या होता है कि बेटियों और माँ, ये तीनों में इनका बराबर का हिस्सा है। अब अभी नहीं लागू हुआ है, अर्थात होगा, न लें स्वभाव से न लें तो वो बात की बात है, बट ऐसा कानून है, बनाया गया है कि अब पिता की मृत्यु के बाद बेटियों और उनके माँ का भी हिस्सा होगा। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। अगर आपने इस थ्योरी को ठीक से पढ़ा होगा तो इन सब प्रश्नों को कर ले जाएंगे। तो देखिए पहला प्रश्न है हम सबका कि पटवारी अर्थात जो लेखपाल होता है, बताया गया कि पटवारी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए लिखा गया है कि जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम। बात सही है। दूसरा है खेत नापने के लिए कई जगहों पर पटवारी एक लंबी जंजीर का इस्तेमाल करता है, जिसे हम जरीब कहते हैं। तो ये बात भी सही है, तो जरीब कहते हैं, ये बात सही है। दूसरा है कि पटवारी किसानों की भूमि पर भी जो भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाले फसलों का जानकारी देता है। बहुत अच्छा, ये भी सही है। दूसरा है प्रत्येक पटवारी एक गांव के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ये बात गलत है, जैसे कि अभी हम सब पढ़े कि जो पटवारी होता है वह एक गांव से अधिक गांव के लिए भी हो सकता है। तो अर्थात हमारा क्या है, चौथा गलत है, और चौथा जिसमें है वह गलत हो जाएगा, अर्थात हमारा पहला दूसरा तीसरा सही है। अगला देखिए प्रश्न है कि पटवारी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अब देखिए ये भी सेम, तो देखिए दोस्तों ये सेम प्रश्न है जो अभी हमने जस्ट किया। तो अगला देखिए लिखा गया कि हिंदू अधिनियम उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अभी जो हमने पढ़ा, तो देखिए बताया गया कि
इसके इसके अनुसार पैतृक पैतृक संपत्ति में अर्थात पिता के संपत्ति में बेटियों और उनके माँ का बराबर का हक होगा, मिलेगा। तो ये बात सही है, जैसे कि अभी हमने जस्ट पढ़ा 2005 अधिनियम, इस बात को याद रखना। आगे देखिए बताया गया कि इस कानून को भिन्न भिन्न राज्यों के अपने अपने बताया गया अपने नियमों का अनुसार अपनाया। अर्थात ये बात क्या है कि सभी लोग अपने अपने नियमों को अपने अपने नियमों को नहीं, ये नहीं कि इस राज्य में हमारा नियम चलेगा, ये राज्य में हमारा नियम चलेगा, ये बात नहीं। ये जब इस केंद्र सरकार के द्वारा लागू किया गया है और ये सभी राज्यों ने, ये क्या हुआ, ये सभी राज्यों ने, ये अधिनियम 2005 ये सभी राज्यों ने बराबर बराबर अर्थात ये सभी राज्यों में माना जाएगा। और यहाँ पर गलत क्या दिया है कि यह बताया गया कि यह राज्यों ने अपने अपने राज्य में, जैसे कितने राज्य हैं तो अपने अपने राज्यों में नियम के अनुसार कि नहीं यार हमारे राज्य में हम ये नियम नहीं रखेंगे, ऐसा नहीं। अर्थात ये क्या है, गलत है। तो अर्थात हमारा विकल्प क्या हो जाएगा, और गलत पूछा है, जो गलत पूछा है वही सही होगा, अर्थात हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला देखिए चैप्टर, अगला चैप्टर है नगर प्रशासन। तो अभी हम सब गांव के प्रशासन पढ़े, अब नगर के प्रशासन। तो देखिए लिखा गया है नगर निगम। तो नगर निगम क्या होता है, तो देखिए लिखा गया है, तो देखिए लिखा है कि नगर प्रशासन चलाने वाली संस्था को नगर निगम कहते हैं। अर्थात जो नगर का प्रशासन चलाती है इस संस्था को हम नगर निगम कहते हैं। बताया गया कि इसके 3 प्राधिकरण होते हैं। इसके कितने प्राधिकरण होते हैं, 3 प्राधिकरण होते हैं। याद रखना कौन कौन से, परिषद, अस्थाई। तो याद रखना कौन कौन से, तो पहला अस्थाई होते हैं, परिषद होते हैं, अस्थाई आयुक्ति इसके अंतर्गत जो बताया गया, इसके अंतर्गत चुने जो देखिए बताया गया कि जो अस्थाई जो समिति होती हैं, अस्थाई समितियां जो होती हैं नगर निगम के अंग में, तो बताया गया इसके अंतर्गत क्या आते हैं जो अस्थाई समितियां होती हैं। तो बताया गया कि चुंगी अर्थात जिसे हम कर बोलते हैं, तो कर ग्रहण कर क्या करता है, ग्रहण करता है। और बताया गया कि जो घर एवं जो बताया गया जो घर और मनोरंजन कर अर्थात मनोरंजन कर को भी असूला जाता है, ये सब असूलते हैं कौन, अस्थाई समितियां। और आगे बताया गया कि यह महानगरों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होते हैं। अर्थात जो महानगर होते हैं, अर्थात जो कई नगर होते हैं, अर्थात क्या होता है कि कहीं ज़्यादा जनसंख्या हो जाते हैं तो वहाँ नगर हो जाता है, अर्थात वहाँ नगर निगम हो जाता है। तो ये क्या होते हैं, वहाँ के प्रशासन का जिम्मेदार होते हैं कौन, याद रखना अस्थाई समिति। और बताया गया कि और जिन शहरों की जनसंख्या 5 लाख से ज़्यादा होती है वहाँ पाए जाते हैं। तो याद रखना जो अभी हमने बताया, तो यहाँ पर देखिए संख्या भी दे दिया। तो बताया गया कि कहीं पर भी अगर 5 लाख, कहीं पर भी 5 लाख से ज़्यादा वहाँ पर लोग जनसंख्या अर्थात वहाँ लोग पाए गए तो वह क्या हो जाता है, नगर निगम में घोषित हो जाता है ना। तो इस बात को याद रखना। अगर कहीं पर मान लीजिए 1000, 2000, 10, 20,000, 30, 40,000 है तो वहाँ पर ज़्यादा नहीं, वहाँ पर सिर्फ ग्राम सभा होते हैं ना। अर्थात तो अगर मान लीजिए 1,00,000, 2,00,000 है तो उसको 1,00,000 अगर अलग 1,00,000 अलग करके गांव-गांव अलग बांट देते हैं। पर अगर जो ज़्यादा हो जाते हैं 5 लाख तक हो जाते हैं तो उसको नगर निगम घोषित कर दिया जाता है। आगे देखिए बताया गया कि नगर पालिका, तो अब देखिए नगर पालिका भी होता है। तो देखिए नगर पालिका में बताया गया कि यह भी एक प्रशासनिक अस्थाई होते हैं ना। बताया गया कि यह एक शहर, कब्जे या गांव का और उनके छोटे समूह होता है। अर्थात ये जो नगर निगम होता है ना, नगर निगम होता है, नगर निगम का छोटा हिस्सा ही एक नगर पालिका है। जैसे कि बताया गया नगर निगम में 5 लाख लोग हैं तो इसके जैसे बताया गया 20,000, 30,000 ऐसे जो अभी हमने बताया, तो कभी नगर पालिका में, ग्राम सभा में, गाँव में ऐसे बांट देते हैं। तो देखिए आगे बताया गया कि क्या होता है कि यह शहर कस्बे और गांव और उनके जो छोटे समूह के रूप में होता है। देखिए आगे बताया गया कि यह नगर पालिका भारत में मुख्य रूप से शहर के रूप में जाना जाता है। आगे देखिए बताया गया इसमें जनसंख्या 20,000 से अधिक होती है किंतु यह महानगर नहीं होता है। अर्थात महानगर हो जाएगा तो नगर निगम हो जाएगा, तो अर्थात यह 20,000 अर्थात से महानगर निगम नहीं होता है। तो इस बात को याद रखना, नगर निगम में सिर्फ 20,000 तक जनसंख्या रह सकते हैं। अब ये नहीं कि इतना ही एकदम बस नहीं, तो अब मिनिमम एक बताया गया कि 20,000 तक रहेंगे तो उसको हम नगर निगम कहेंगे। आगे देखिए अगला है कि नगर पंचायत। तो अभी हम सब क्या पढ़े, तो आगे अभी हम पढ़े नगर निगम पढ़े, नगर निगम, फिर आया नगर पालिका, फिर अब आया नगर पंचायत। तो इस तीनों को याद रखना, बहुत बार एकदम
क्या बोलते हैं सीक्वेंस में लगाने के लिए दे देता है कि सीक्वेंस में लगाइए। तो देखिए पहले बड़ा सबसे बड़ा नगर निगम है, फिर उससे छोटा क्या है नगर पालिका है, फिर उससे छोटा क्या है नगर पंचायत है। तो इस बात को याद रखना। अब देखिए नगर पंचायत में बताया गया कि नगर पंचायत ऐसे क्षेत्र के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र के नगर क्षेत्र में परिवर्तित होते हैं ना। जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र का मतलब जो कहीं पर भी मान लीजिए 1000 2000 4000 लोग होते हैं, तो मान लीजिए 2-4 हजार लोग यहाँ हैं, 2-4 हजार लोग यहाँ हैं, तो इसको दोनों को मिलाकर हम एक पंचायत बना देते हैं। तो यही बताया गया है। आगे देखिए बताया गया पार्षद। तो अब पार्षद क्या होते हैं, तो देखिए बताया गया कि पार्षद नगर निगम, जो अभी हम सबसे बड़ा वाला पढ़े, तो नगर निगम पार्षद शहर को अलग अलग भागों में बांटा जाता है। अर्थात बताया गया कि जो नगर निगम प्रशासन होता है, नगर निगम जो प्रशासन, जो अभी हम सबने लास्ट वाले सबसे पहले पढ़े, तो नगर निगम जो प्रशासन होता है वह शहरों को, क्या जो शहर होते हैं उसको अलग अलग भागों में बांटते हैं। तो अब अलग अलग भागों में जब बांटते हैं तो हर बताया गया कि बांटा जाता है और हर वार्ड में एक पार्षद होता है। तो याद रखना, अब हर वार्ड में एक पार्षद होता है। तो अब नगर निगम जो होता है, तो नगर निगम जो प्रशासन करता है, तो वही नगर निगम ही क्या करता है पार्षद, अर्थात पार्षद का मतलब समझिए तो वार्ड में विभक्त करता है। एक पार्षद का चुनाव होता है। और याद रखना बहुत बार ऐसे कंफ्यूज करता है कि जो पार्षद होते हैं, तो बहुत बार आप सबने हर एक चुनाव सुना होगा पर पार्षद का चुनाव नहीं सुना होगा ना। तो अब पार्षद क्या होते हैं, तो वार्ड में जो होते हैं पार्षद, तो पार्षद का भी चुनाव होता है। इस बात को याद रखना, पार्षद का चुनाव होता है और पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं। और बताया गया कि जो डिलेट निर्णय न बताया गया कि जो डिले निर्णय लेते हैं। और बताया गया कि अलग जो नगर निगम के सदस्य को पार्षद बोलते हैं। और इसका मुख्य बताया गया इसका चुनाव आम चुनाव के आधार पर होता है, अर्थात इसको भी क्या होता है वोट होता है, वोटिंग होता है। तो इस बात को याद रखना। आगे देखिए अब यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण बातें दिया गया है। तो देखिए लिखा गया है कि न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए किसी भी के लिए। तो बताया गया कि देखिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए ना। बताया गया कि मेयर के लिए आयु सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए। तीनों स्तर का गठन 5 वर्ष के लिए ही किया जाता है। और आगे देखिए बताया गया कि यदि भंग की स्थिति में 6 माह के अंदर, तो बहुत बार ऐसे पूछ सकता है। तो इस बात को याद रखना कि मान लीजिए अगर कहीं पर भी कोई सदस्य अगर चुना गया है, कोई भी हुआ है, और मान लीजिए किसी कारणवश वहाँ जो शासन प्रशासन है उसको भंग हो गया, तो उसको 6 माह के अंदर अंदर क्या होगा, वहाँ उस गद्दी को फिर से वहाँ पर वर्चस्व वहाँ पर बनाया जाएगा। अर्थात जो भी अगर मान लीजिए कोई मर ही जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो 6 माह के अंदर उसको कुछ भी चुनाव करके कुछ भी करके वहाँ पर उस गद्दी पर कोई न कोई व्यक्ति को बैठाया जाएगा। आगे देखिए बताया गया एससी और एसटी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण है। तो अब देखिए बताया गया महिला के लिए 33% न्यूनतम आरक्षण है। तो इस बात को याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है। तो कितना आरक्षण है महिलाओं के लिए, 33%। और एससी एसटी के लिए भी आरक्षण है। आगे देखिए बताया गया ओबीसी राज्य विधानमंडल के अनुसार आरक्षित है, अर्थात ये ओबीसी के लिए भी आरक्षण है। पर बताया गया ये विधानमंडल के अकॉर्डिंग आरक्षित है। बताया गया कि बताया गया कि अध्यक्ष जो होते हैं चुनाव प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से हो सकते हैं। और उपाध्यक्ष सदस्य खुद चुनने जाते हैं। तो इस बात को याद रखना कि जो अध्यक्ष जो होते हैं, तो अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से हो सकता है। पर और बताया गया कि जो उपाध्यक्ष होते हैं, उस उपाध्यक्ष का जो वो खुद चुने जाते हैं, अर्थात जो अध्यक्ष हो जाते हैं, तो वही उन्हीं में से कोई किसी को उपाध्यक्ष चुन लिया जाता है। तो चलिए अगर आपने इस थ्योरी को पढ़े होंगे तो इन प्रश्नों को आराम से कर ले जाएंगे। तो देखिए लिखा गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा गया है बड़े नगरों का प्रशासन चलाने वाले संस्था को नगर निगम कहते हैं। तो जो बड़े स्थान पर जो चलाते हैं नगर निगम कहते हैं। ये बात सही है, जैसे कि अभी हमने जस्ट पढ़ा, तो ये बात सही है। और बताया गया कि वह छोटे-छोटे कस्बों का प्रशासनिक नगर पालिका होती है। तो ये बात भी सही है। दूसरा है कि आयुक्ति और प्रशासनिक कर्मचारियों की सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। जो आयुक्ति होती है और प्रशासनिक कर्मचारियों की सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। तो ये बात, और जबकि बताया गया जो पार्षद होता है उसका चुनाव किया जाता है। तो अभी हम जस्ट पढ़े कि पार्षद का चुनाव होता है, और ये बात सही है। दूसरा है कि बताया गया कि
जो पार्षद होते हैं, पार्षद व पार्षदों की जो समिति विभिन्न शहरों, मुद्दों व निर्णय लेने का काम करती है, जबकि उन्हें लागू करने करने का काम प्रशासन करती है। तो ये बात सही है कि जो पार्षद होते हैं वह सिर्फ निर्णय लेते हैं ना, उनको लागू कौन करता है, अर्थात वे निर्णय ले लिए, निर्णय लेने के बाद नगर निगम को अपना ऑर्डर देंगे कि हाँ मैंने ऐसा फैसला लिया है, तो लागू नगर निगम ही करवाएगा। अर्थात ये हमारा तीसरा बात भी सही है, अर्थात हमारा उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित करों पर विचार कीजिए। तो देखिए लिखा गया है, संपत्ति कर, पानी व अन्य सुविधाओं पर कर, शिक्षा पर कर, मनोरंजन पर कब कर। बताया गया कि उपयुक्त में से कौन से कर नगर निगम की आय के स्रोतों में शामिल नहीं है। तो याद रखना ये सब कर क्या है, नगर निगम पर शामिल है, पर जो ये शिक्षा कर, याद रखना तो ये जो कौन सा है, याद रखना जो ये मनोरंजन कर है, जो मनोरंजन कर है, यह जो क्या होता है कि जो नगर निगम होता है ये मनोरंजन कर, आप कहीं बोलते हैं जैसे गांव में या जो शहर वगैरह में खेलते हैं तो उस वहाँ कर लिया जाता है, नहीं, वहाँ पर कर नहीं लिया जाता। अर्थात जैसे बताया गया कि कोई अगर मनोरंजन कर जो लिया जाता है तो वह राष्ट्रीय लेवल पर अर्थात केंद्र लेवल पर उन सबको कर लिया जाता है। अर्थात यह हमारा क्या हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा पर चौथा नहीं है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, तो अगला चैप्टर है हम सबका कि ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका। अब देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका, तो अब देखिए आजीविका वहाँ पर कैसे होता है ग्रामीण क्षेत्रों में। तो अब देखिए यहाँ पर ये लास्ट चैप्टर है हम सबका, ध्यान से सुनना, और इससे बहुत बार और बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए लिखा गया है कि हमारे हमारे देश के ग्रामीण परिवारों में जो गरीब हैं वह कितने हैं। तो याद रखना जो हमारे देश में ग्रामीण परिवार के जो 40% जो जनसंख्या है वह खेतीहर है, अर्थात वे किसान है, छोटे मोटे किसान है। 100% में से 40% जो जनसंख्या है वह खेतीहर मजदूर है। आगे देखिए बताया गया कुछ के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, बाकी भूमिहीन है, अर्थात बताया गया इनमें से भी कुछ के पास है और कुछ के पास नहीं है। आगे देखिए बताया गया कि भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में लगभग 2 परिवार खेतीहर हैं, जो दो परिवार खेतीहर हैं। अर्थात बताया गया कि ग्रामीण के उदाहरण के लिए बताया गया कि अगर 5 परिवार में हम देखें तो हर परिवार में 5 परिवारों में 2 परिवार, अर्थात 5 परिवारों में 2 परिवार खेतीहर मजदूर जरूर मिलेंगे, 3 ही ऐसे होंगे जो खेती नहीं करते होंगे। तो इसका एक अनुपात बताया गया है। आगे देखिए बताया गया कि ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरों की खेती पर निर्भर रहते हैं, इनमें से कई भूमिहीन हैं, और बताया गया कि कई के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं। तो ऐसे बताया गया कि ये जो हैं दो, और जो है जिनके पास, तो ये बताया गया कि बहुत लोग तो इसमें हैं कि भूमिहीन है, उनके पास भूमि नहीं है, वह दूसरे के खेती को लेकर अधिया खेती करते हैं। और फिर बताया गया कि क्या हो गया, बहुत के पास है भी भूमि, तो इतनी छोटी मात्रा में है कि उनको क्या होता है, वहाँ से उनका कोई भी हो नहीं पाता है। आगे देखिए बताया गया है कि कई बड़े किसानों ने अन्य काम धंधे भी शुरू कर दिए हैं, और जो अन्य किसान है वो भी क्या कर रहे हैं, जिसके छोटे खेत हैं उन क्या कर दिए, धंधे करना भी शुरू कर दिए। जैसे बताया गया कि जैसे दुकान चलाना, ब्याज पर पैसा देना, छोटी फैक्ट्री चलाना और फैक्ट्री में काम करना। अब आगे देखिए बताया गया भारत के 80% किसानों की यही हाल है, केवल 20% किसानों बड़े किसान की श्रेणी में आते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब है कि जो 80% किसान हैं, 80% किसान क्या हैं, यही हालत है। यही हालत का मतलब वो उनके पास थोड़ा ज़मीन है या तो अधिया खेती लेकर कर रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं, बस किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और 20% जो है, तो ये 20% जो है जनसंख्या किसानों की, तो यही 20% जनसंख्या अपना किसानी करते हैं और इससे अपने विश्व में भी फैलाते हैं, अर्थात सबको देते भी हैं, बेचते हैं, जिससे हम सब खाते हैं पीते हैं। आगे देखिए बताया गया कि मध्य भारत में कुछ गांव में खेती और जंगल की उपज दोनों की आजीविका के महत्वपूर्ण साधन है। बताया गया कि महुआ बीनने, अब गांव के लिए बताया गया महुआ बीनने, तेदू के पत्ते, तो याद रखना तेदू एक जानवर मत समझना, तेदू का एक पेड़ होता है, तेदू के पत्ते इकट्ठा करने। बताया गया कि शहद निकालने और इन्हें व्यापारियों को बेचने तथा
काम बताया गया कि काम अतिरिक्त आय में मदद करता है। आगे देखिए बताया गया सरकारी समितियाँ क्यों बताया गया कि जो सरकारी सहकारी समितियाँ क्यों दूध बेचने भी कई लोग के लिए आजीविका का काम करती है। अर्थात बताया गया कि जो दूध बेचते हैं अर्थात जो भी होता है कोई भी चीज़ पाल कर उसका दूध बेचती है तो यह सरकार सहकारी समितियाँ के काम करती है। आगे देखिए बताया गया कि समुद्र तटीय इलाकों में हम देखते हैं कि पूरे बताया गया क्या होता है पूरे पूरे के पूरे गाँव के जो गाँव के लोग होते हैं गाँव के लोग मछली पकड़ते हैं। क्या होता है मछली पकड़ते हैं। आगे देखिए बताया गया ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ लोग खेती-बाड़ी का काम करते हैं और कुछ अन्य काम भी काम के लिए काम अपनी आजीविका चलाने के लिए करते हैं। तो इस बात को याद रखना। आगे देखिए बताया गया कि फसल अच्छे हों इसके लिए प्रकृति पर निर्भर रहते हैं। अर्थात बताए कि उनको कृत्रिम रूप से कोई ऐसा साधन नहीं है कि अगर पानी की आवश्यकता है तो वो अपने खेत में वो खेत को भर सके। वह वर्षा पर ही निर्भर है। देखिए बताया गया कि नागालैंड की सीढ़ी-नुमा खेती। तो अब देखिए बताया गया कि ये नागालैंड की सीढ़ी-नुमा खेती है। तो बताया गया कि यहाँ एक गाँव है जिसका नाम क्या है चीजा चीजामी है। याद रखना ये कहाँ का है तो नागालैंड का एक चीजामी गाँव है। तो बताया गया यह नागालैंड के फेक ज़िले का है। तो याद रखना चीजामी गाँव ये नागालैंड के फेक ज़िले से है। अब इसकी विशेषता क्या है तो बताया गया कि इस गाँव में रहने वाले लोग बताया गया कि इस गाँव में क्या रहते हैं जो लोग रहते हैं वह चखेगंज कौन-सा चखेगंज समुदाय से हैं और बताया गया कि सीढ़ी-नुमा खेती करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बताया गया एक विशेषता कि ये जो नागालैंड की एक चीजामी क्या है एक चिजामी क्या है एक ये चिजामी नाम का एक गाँव है। तो याद रखना चिजामी एक गाँव है। बहुत बार पूछ देता है जो चिजामी है यह किसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो देखिए लिखा है कि ये चिजामी क्या है एक गाँव है कहाँ का नागालैंड का। तो इस बात को याद रखना। आगे देखिए बताया गया कि इस गाँव में रहने वाले लोग जो लोग रहते हैं लोग को चखेगंज समुदाय अर्थात ये भी पूछ सकता है कि चखेगंज क्या होता है तो ये समुदाय है। तो देखिए आगे क्या है कि अब देखिए आगे है कि ये इसलिए बोला गया कि जो ये चखेगंज समुदाय है। तो याद रखना चखेगंज ये समुदाय है और चिजामी क्या है एक नागालैंड का एक क्या है एक गांव है। तो इन बातों को थोड़ा ध्यान से और बताया गया कि इसका जिक्र क्यों आया है तो ये जिक्र इसलिए आया है कि ये जो समुदाय है यह सीढ़ी-नुमा खेती करती है। यह सीढ़ी-नुमा खेती करती है। आगे देखिए बताया गया इसका मतलब यह है कि पहाड़ की ढलान जब ढलान जो होती है ज़मीन के छोटे-छोटे सपाट टुकड़ों में बँटा है। आगे देखिए बताया गया कि चिनामी के लोग के पास अपने-अपने खेत होते हैं। तो याद रखना बहुत बार पूछा जाता है। तो जो चिनामी नागालैंड के हैं वो गाँव में उनके पास अपने-अपने खेत हैं लेकिन वह इकट्ठे होकर एक-दूसरे के खेत में भी काम करते हैं। और बताया गया कि वे 6 से 8 घंटे का यह जो 6 से 8 घंटे एक समूह बनाकर और इकट्ठे मिलकर पहाड़ के एक हिस्से में घास जो होता है उसका पटवार मतलब उसको काट कर और साफ करके उसको खेती करते हैं। तो याद रखना ये वाला बहुत बार पूछा गया है कि वह कौन से या अर्थात ये होता है इन्हें दे देगा जो चिनाम गाँव है इनकी विशेषता क्या है। तो याद रखना ये 6 से 8 घंटे काम करते हैं और ये सीढ़ी-नुमा खेती करते हैं। ऐसे वैसे देकर आप सबको इन सब की विशेषता जो बताया गया कि ये कहाँ के हैं तो ये नागालैंड के हैं तो ऐसे ही विशेषता देगा 3-4 विशेषता देगा। तो ये इतने पूरे मैटर को आप सब याद रखना। आगे देखिए बताया गया अब हम सबका प्रश्नोत्तर है। तो देखिए लिखा गया है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। तो देखिए बताया गया निम्नलिखित युग्मों को पर विचार कीजिए। तो देखिए बताया गया कि देखिए अभी यहीं पर दे दिया। देखिए बताया गया कि जो चखेगंज है समुदाय है वह नागालैंड की क्या है जनजाति है। तो ये बात सही है। दूसरा देखिए लिखा गया है कि कलपट्टम तमिलनाडु का एक गाँव है। कलीपट्टम एक तमिलनाडु का गाँव है ये बात भी सही है। दूसरा है कैटामैरन जो कैटामरीन है ये क्या है मछुआरों की एक छोटी नाव है। तो ये बात भी सही है। आगे देखिए अर्थात हमारा ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब अगला देखिए अगला हम सबका है अब ये लास्ट चैप्टर है ये अब हम सबका लास्ट चैप्टर है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद अब इस चैप्टर 9वां चैप्टर है ये लास्ट चैप्टर है। तो इस चैप्टर के बाद अब हम सबका ये पूरा क्लास 6 जो पॉलिटी का एनसीईआरटी है ये ख़त्म हो जाएगा।
तो चलिए देखिए, है कि शहरी क्षेत्र में आजीविका, अभी हम सब सिर्फ और सिर्फ आजीविका पढ़े। अब है कि शहरी, अब देखिए शहरी क्षेत्र में आजीविका कैसी होती है। तो अभी हम सब पढ़े कि गांव में क्या होता है, मछली उछली पकड़ते हैं और अन्य थोड़े छोटे मोटे फैक्ट्री में काम वगैरह करते हैं। पर अब शहर में कैसे आजीविका, अपना जीवन कैसे यापन करते हैं। तो देखिए बताया गया कि भारत में 5,000 से ज़्यादा शहर और 27 महानगर हैं। बताया गया कि जैसे कि चेन्नई, मुंबई, कोलकाता जैसे प्रत्येक महानगरों में बताया गया कि कितना कि 10,000 और बताया गया 10,000 या तो 10 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं। और बताया गया कि काम करते हैं। और बताया गया कि क्या कि नौकरियां करते हैं और अपने रोजगार में लगे हैं। अपने रोजगार में, जैसे कि क्या था कि गांव में था कि वे स्वरोजगार, ऐसा नहीं था कि वे दूसरे के खेती से खेत में काम करते थे, ऐसा था। पर यहाँ जब शहर की बात आई तो बताया गया वे अपने रोजगार स्वरोजगार कर रहे हैं। और बताया गया कि अपने जीवन कैसे चलाते हैं। और बताया गया कि क्या रोजगार और कमाई मौके समान रूप से मिल पाते हैं। देखिए आगे है कि सड़कों पर जो काम होता है, काम करते हैं। तो अब देखिए लिखा गया है कि बड़े बड़े शहरों और महानगरों में कुछ लोग सड़कों के किनारे अपना सामान बेचते हैं, जैसे कि सब्जियां बेचने वाले, फुटपाथ पर फूल बेचने वाले, छोटे खिलौने बेचने वाले और नाई मोची ठेला पर कुछ सामान रख कर बताया गया कि जो बेचते हैं, ये सब क्या है कि ये सब अपने लोग स्वरोजगार में लगे हैं। आगे देखिए लिखा गया है उन्होंने कोई दूसरा व्यक्ति रोजगार नहीं देता, है। उन्हें अपना काम खुद ही संभालना पड़ता है और खुद रोजगार बनाने के लिए माल खरीदना और कहां से कैसे अपनी दुकान लगाए जाए। आगे देखिए बताया गया कि अहमदाबाद शहर के एक सर्वे में पाया गया है कि काम करने वाले में से कितना 12% लोग सड़कों पर काम करते हैं। तो याद रखना, ये हो सकता है कभी पूछ दे। आगे देखिए बताया गया कि तथा बड़े शहरों में इन फुटपाथ पर बेचने वाले लोगों को यातायात और पैदल चलने वाले लोगों के लिए एक रुकावट की तरह देखा जाता है तथा पुलिस प्रशासन भी इन्हें अपनी दुकान नहीं लगाने देती है और इन पर व्यक्तियों ने अपनी सुरक्षा की कोई सुविधा प्राप्त नहीं हुआ है। तो जैसे यहाँ बताएगा कि क्या होता है कि जब फुटपाथ पर लगाया जाता है तो क्या होता है, भीड़ भाड़ ज्यादा होता है, तो जो यातायात की साधन वगैरह या कोई चलता है तो उसको रुकावट पैदा होता है। तो अब आगे देखिए इसके लिए कुछ नियम भी लागू हुआ था। तो देखिए बताया गया बाजार में दुकानें, तो बताया गया बड़े बड़े महानगरों में दुकानों की कतार लगी होती है, जिससे ज्यादातर दुकानें मिठाई, खिलौने, कपड़े, चप्पल, बर्तन, बिजली के सामान मौजूद होते हैं या अस्थायी दुकानें होती हैं। तो याद रखना ये सब क्या होती हैं, ये सब अस्थायी दुकानें होती है। आगे देखिए बताया गया कि जो बड़े दुकान, तो अब देखिए बड़े दुकान क्या होते हैं। तो बताया गया कि बड़े दुकान महानगरों या शहरों में बड़ी दुकान मौजूद होती हैं, जैसे कि बताया गया जिन्हें शोरूम जिन्हें शोरूम या बहुत से बड़े दुकानों होते हैं ना, इमारतों में होते हैं, जिसे बताया गया जिसमें हर प्रकार के सामान उपलब्ध होते हैं, लेकिन यह छोटी दुकान व फुटपाथ से महंगी होती है। तो याद रखना जो शोरूम वगैरह होते हैं वो तो महंगी होती है, यह आम बात है, सभी लोग जानते भी है इस समय ना, याद रखना। आगे देखिए बताया गया बड़ी दुकानें, तो अब देखिए बड़ी दुकानों में क्या है कि बताया गया कि बड़े महानगरों या शहरों में बड़ी दुकान मौजूद होती है जिन्हें शोरूम कहते हैं, यह बहुत बड़ी दुकानें। तो देखिए ये वाला मैटर सेम टू सेम है। तो आगे यहाँ पर अब देखिए बताया गया कि इनका जो शोरूम है, बताया गया कि इन दुकानों में जो माल आता है वह अलग अलग शहरों में जैसे मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा जैसे क्षेत्रों से आता है। कहाँ पर, जो शोरूम में जो सब कुछ वस्तुएं आते हैं। आगे देखिए बताया गया कि यह दुकानें अपने विज्ञापन का मतलब वही एडवर्टाइज ना, विज्ञापन भी चलाती है जो अखबारों, टेलीविजन, रेडियो चैनल आदि में आता है। आगे देखिए बताया गया कि इन बड़ी दुकानों में कुछ लोग नौकरियां भी करते हैं। क्या होता है, जब बड़ी है तो यहाँ पर भी कुछ लोग क्या करते हैं, नौकरियां भी करते हैं। और इन दुकानों में नगर निगम से व्यापार करने के लिए लाइसेंस भी होता है। तो याद रखना कि जो बड़ी दुकानें होती हैं, यहाँ पर देखिए जो बड़ी दुकानें होती हैं, तो यहाँ पर एक बात स्पष्ट किया गया है कि वे क्या होते हैं, उनके पास लाइसेंस होती है। तो ऐसे पूछा गया है प्रश्न, अगर आप प्रीवियस ईयर देखे होंगे कि जो बड़ी दुकानों को लाइसेंस
कौन देता है? तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है नगर निगम। नगर निगम जहाँ पर रहेगा वहाँ पर नगर निगम उनको लाइसेंस देता है। तो वहाँ पर लिखा रहेगा जिलाधिकारी, राज्य और या सरकार, ऐसे लिखा रहेगा। तो इस बात को याद रखना, जो दुकानों को लाइसेंस देता है तो वह नगर निगम लाइसेंस देता है। आगे देखिए बताया गया कि लेबर चौक, तो यहाँ से भी बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि लेबर चौक क्या होता है, तो याद रखना। तो देखिए बताया गया कि बड़े बड़े शहरों में बहुत सारे अनियमित मजदूर होते हैं। अनियमित मतलब लगातार नहीं, अनियमित मजदूर होते हैं जो प्रतिदिन रोजगार जो बताया गया कि जो प्रतिदिन रोजगार के लिए समूह में खड़े होते हैं, जहाँ पर लोग उनके काम के बदले मोल भाव कर सकें, और इस स्थान को लेबर चौक कहते हैं। बताया गया कि यहाँ पर मिस्त्री, भवन बनाने वाले, लेबर, ट्रक सामान जो ट्रक के सामान उतारने वाले, टेलीफोन की लाइन, पाइप को बिछाने वाले, खुदाई करने वाले और मजदूर भी रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक चौक रहता है, वहाँ पर अनेक मजदूर रहते हैं ना, आते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर वे जो मजदूर या जिन्हें कुछ काम रहता है वहाँ पर आकर अपना उन लोगों को लेकर जाते हैं। तो इस बात को याद रखना। आगे देखिए लिखा गया है अब फैक्ट्री। तो अब देखिए फैक्ट्री क्या है? तो देखिए फैक्ट्री है कि यहाँ पर बहुत से मजदूर कार्य करते हैं तथा फैक्ट्री के अंदर अलग अलग विभाग बने रहते हैं। फैक्ट्रियों के अंदर अलग अलग विभाग बने रहते हैं जहाँ पर हजारों लोग नौकरियां करते हैं। फैक्ट्रियों में बहुत से मजदूर अलग अलग प्रकार की मशीनों पर काम करते हैं। आगे देखिए बताया गया इस प्रकार मजदूरों का वेतन अनियमित होता है। क्या होता है? मजदूरों का वेतन क्या होता है? अनियमित होता है। मजदूरों से ज्यादा काम भी लिया जाता है। आगे देखिए बताया गया कि तथा फैक्ट्रिया में, जो फैक्ट्री होती है तथा फैक्ट्रियों में कार्य करने वाले जो मजदूर होते हैं वह सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक काम करने को पूरा करते हैं। आगे देखिए बताया गया तथा सप्ताह में 6 दिन काम करते हैं। रविवार को भी काम पर जाना पड़ता है। अधिक समय तक भी काम करते हैं और मजदूरों से अतिरिक्त वेतन भी लिया जाता है, अर्थात वे जो अतिरिक्त काम करते हैं तो वो अतिरिक्त मजदूरी भी लेते हैं। आगे देखिए बताया गया कि जो फैक्ट्रियों होते हैं तो फैक्ट्रियों में जो तैयार माल को बड़े बड़े बाजारों में बेचा जाता है तथा विदेश में भी क्या होता है कि वहाँ पर भी भेजा जाता है, जिससे क्या होता है कि फैक्ट्रियों में क्या होता है कि वर्ष भर काम मिलता रहता है। आगे देखिए लिखा गया है दफ्तर। अब दफ्तर क्या होता है? जिसे ऑफिस कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है शहरों में, महानगरों में बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं और इन कंपनियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत सारे दफ्तर मौजूद होते हैं। दफ्तर का मतलब वही जहाँ से उन सब फैक्ट्रियों को चलाया जाता है, अर्थात जो लोग उनको चलाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब देखिए यहाँ पर आगे है कि फैक्ट्री। तो अब फिर देखिए फैक्ट्री देखिए ये अभी जो हमने पढ़े ये दोनों रिपीटेड हो गया है। तो यहाँ पर ये जो, तो चलिए ये दोनों हम सब पढ़ चुके क्योंकि ये जो है ये दोनों रिपीटेड हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम सब का ये चैप्टर खत्म हो गया। अब हम सब क्लास 7 या जो 8 है इसका जो पॉलिटी या जियोग्राफी है इन दोनों में से सेम टू सेम ऐसे ही थ्योरी प्लस एमसीक्यू करेंगे और इसमें प्रीवियस ईयर में भी ऐसे सेम टू सेम जैसे ही हम पीवाईक्यू कर रहे हैं ऐसे ही पूछा जाता है, अर्थात इसी के रिलेटेड पूछा जाता है। क्योंकि अगर मान लीजिए एक आध दो एमसीक्यू जो पीवाईक्यू है अगर हम छोड़ दिए हैं तो इससे क्या होता है कि हम ये जो थ्योरी पढ़ा रहे हैं इससे कैसे बन रहा है ये आप ध्यान दे सकते हैं।